हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत जी द्वारा लिखी गई है, इस बुक की एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी-सी कोशिश पसंद आएगी और आप लोग भरपूर सहयोग देंगे। जिन बच्चों के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बुक से अच्छा खासा क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी यूकेपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये बुक होगी वो इस बुक से अपनी तैयारी करते होंगे। लेकिन जिन बच्चों के पास ये बुक है और जिनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो ये पूरी कहानी की तरह है। ये बुक को पूरा कहानी की तरह आपको पढ़ना है और खुद ही नोट्स बनाने हैं, खुद ही इसमें क्वेश्चन बनाने हैं, खुद ही इसमें पॉइंट्स बनाकर आपको लिखने हैं, याद करने हैं। तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि कैसे शुरू करें, कैसे पढ़ें, तो उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो इसकी मैंने एक छोटी वीडियो, इस बुक के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे डाली है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं इसकी डिटेल्स कि आपको ये मार्केट से लेनी चाहिए या ऑनलाइन मंगानी चाहिए या कैसी है, कितने की है, ये आप वहाँ पे जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँगी इसका पहला चैप्टर। मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ, ये प्रस्तावना दी गई है, आप देख सकते हैं। और प्रस्तावना में इस बुक के बारे में ही छोटा सा एक मैसेज जैसा लिखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसकी अब इंडेक्स की बात करें तो इसमें ये इसकी इंडेक्स है और इसमें सबसे पहले है उत्तराखंड एक परिचय। उत्तराखंड एक परिचय में हमको ये सब कुछ पढ़ना है। आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ये पूरा पेज नंबर 19 में है उत्तराखंड का परिचय, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 81 और 84 तक हमारा पहला चैप्टर रहेगा और वो क्या है, उत्तराखंड का परिचय। इसको मैं इसके जो बहुत खास जो टॉपिक हैं, जो अक्सर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से देखने को मिलते हैं, उन टॉपिक्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाली हूँ उत्तराखंड एक परिचय। तो देखिएगा, उत्तराखंड एक परिचय। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक में, जहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है या इम्पॉर्टेंट लाइन है, वहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा जैसे मैंने किया हुआ है, या फिर आप अपनी एक नोटबुक बनाइएगा, उसमें भी आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको हाईलाइट भी करना चाहिए और अपनी कॉपी में पॉइंट्स बनाते हुए, लिखते हुए भी रहना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा बहुत उसी समय लर्न हो जाए। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो चिंता ना करें, आप ऐसी जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में शेयर कर रही हूँ बुक, ऐसी मैं आप शेयर करूँगी और आप यहाँ से आसानी से पढ़ के अपनी नोट्स बना सकते हैं। और अपनी नोटबुक जरूर बनाइएगा, नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। उत्तराखंड में ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों से संबद्ध रहा है। आप पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब समझते होंगे। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है कि प्राचीन समय में ऐसे भौतिक प्रमाण या वस्तुएं जिनसे हमें पुराने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जिनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल में ही मानवीय गतिविधियों से संबद्ध रहा है। यानी कि प्राचीन समय में, उस समय में हमारे उत्तराखंड में मानवीय गतिविधियाँ हुई हैं। उत्तराखंड के इतिहास को दो चरणों में विभाजित किया गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल माना जाता है जहाँ पर को मानवीय गतिविधियाँ तो हुई हैं, लेकिन उनके हमारे पर कोई लिखित प्रमाण नहीं है, हमको कुछ भी उनका लिखित कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। गतिविधियाँ हुई हैं लेकिन वहाँ पर से हमको कुछ भी लिखित नहीं मिला है। और ऐतिहासिक काल वो माना जाता है जहाँ पर से हमको उनके बारे में लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में एक लिखित जानकारी हमारे पास है, उनको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जिनके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण पाषाण युग है। इतिहास का डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार इसे 3 चरणों में, निम्न पूरा पाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण
मध्य पूरा पाषाण युग, मिडिल पैलियोलिथिक एज और उच्च पूरा पाषाण युग, अपर पैलियोलिथिक एज में विभाजित किया गया है। देखिए इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, आपने दोनों ही नाम लर्न करने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ इंग्लिश में पूछ लेते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक एज से संबंधित क्या साक्ष्य मिले हैं, अपर पैलियोलिथिक एज से क्या साक्ष्य मिले हैं। तो आपको हिंदी के नाम भी याद होने चाहिए और इंग्लिश के नाम भी याद होने चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं कि निम्न पूरा पाषाण युग क्या है, मध्य पूरा पाषाण युग क्या है और उच्च पूरा पाषाण युग क्या है। देखिए निम्न पूरा पाषाण युग, हम पाषाण युग का जो पहला चरण होता है उसे हम निम्न पूरा पाषाण युग कहते हैं। इस चरण में, इस युग में जो आदि मानव थे उन्होंने पत्थरों के शेल्टर्स में रहते थे, पत्थर की गुफाओं के अंदर रहते थे और पत्थरों के औजार बनाते थे, बड़े बड़े पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, शिकार करते थे और एक स्थान पर स्थिर नहीं रहकर वे अपना स्थान बदलते रहते थे। तो इसके अंदर जो आदि मानव थे वो पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का औजारों का प्रयोग करते थे। अब मिडिल में आ जाते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक एज में, यानी कि पूरा पाषाण युग में क्या होता था, ये मिडिल है, यानी कि इसमें पहले के अकॉर्डिंग, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज के अकॉर्डिंग इसमें उन्होंने थोड़ा सा अपने अंदर सुधार किया था। इसमें इन्होंने पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, छोटे छोटे औजारों का भी प्रयोग करने लग गए थे और थोड़े नोकीले तरीके के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और साथ में इस युग में उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, समूह में रहना शुरू कर दिया था। इसके बाद इनकी जीवन शैली में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा था। अब हम जानेंगे उच्च पूरा पाषाण युग के बारे में। उच्च पूरा पाषाण युग में ये जो युग है, उच्च पूरा पाषाण युग, यानी कि या फिर कह लीजिए अपर पैलियोलिथिक एज में, इन्होंने अपने अंदर थोड़ा और सुधार कर लिया था। अब इनको शिकार में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, शिकार करने में काफ़ी कुशल हो गए थे। इनकी जीवन शैली में और ज़्यादा सुधार आ गया था। इन्होंने यहाँ पर से चित्र बनाने शुरू कर दिए थे, गुफाओं के अंदर इनके चित्र बनने शुरू हो गए थे, अपने औजारों को और ज़्यादा नोकीला बनाना शुरू कर दिया था और इनकी सोच में और इनके कौशल में भी काफ़ी विकास हुआ था। तो ये है हमारा 3 चरण हैं जो मैंने आपको जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज के उपकरणों की उत्तराखंड में कालसी नदी के निकट, यमुना नदी के कगार पर, श्रीनगर के समीप अलकनंदा की कगार पर एवं पश्चिमी गंगा घाटी जनपद अल्मोड़ा तथा खुटानी नाला जनपद नैनीताल में इस युग के उपकरणों की खोज डॉक्टर के.पी. नौटियाल जी एवं डॉक्टर यशोधर मटपाल जी ने की थी। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज यानी कि निम्न पूरा पाषाण युग की के समय जो उपकरण बनाए गए थे, जो औजार वगैरह बनाए गए थे या जो भी उपकरणों का प्रयोग उस समय होता था, उसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर के.पी. नौटियाल जी ने की थी और डॉक्टर यशोधर मटपाल जी ने की थी। कहाँ से की थी? कालसी के निकट यमुना नदी की तट से, श्रीनगर के समीप अलकनंदा की तट से और पश्चिमी रामगंगा घाटी जिला अल्मोड़ा से और खुटानी नाला जिला नैनीताल में इनकी खोज की गई थी। गढ़वाल में ही श्रीनगर के समीप डॉक्टर के.पी. नौटियाल जी ने मिडिल पैलियोलिथिक एज के उपकरण मिलने का दावा किया है। आप इनको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि अपर पैलियोलिथिक एज के उपकरण मिलने की सूचना किसी पुराविद ने अभी तक सबूतों के साथ उत्तराखंड में नहीं दी है। यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज से किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं मिला। चित्र तो मिले हैं लेकिन उपकरण या औजार इस एज के प्राप्त नहीं हो पाए हैं। यद्यपि हिमालय में अन्यत्र इनकी मिलने की सूचना है। डॉक्टर मदन मोहन जोशी जी का मत है कि उत्तराखंड में प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण यहाँ स्थित शैलश्रियों में अंकित पाषाण युगीन चित्रण से भी प्राप्त होते हैं। एक बार मैं और पढ़ रही हूँ, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। डॉक्टर मदन मोहन जोशी जी का मत है कि उत्तराखंड में प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण यहाँ स्थित शैलश्रियों में अंकित पाषाण युगीन चित्रण से प्राप्त हुए हैं। ये शिलाश्रय उत्तराखंड के 2 जनपदों अल्मोड़ा और चमोली से प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज के अनुसार सन 1968 में अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित लाखों उडियार उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की खोज की पहली खोज थी। यानी कि आप इसको लिख सकते हो, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इसको पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हो कि कौन कह रहे हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज के अनुसार अल्मोड़ा में स्थित लाखों उडियार की खोज कब हुई थी? 1968 में हुई थी। ठीक है, ये आपका पीएस नेगी जी की जो वन लाइनर बुक है उसमें भी ये इसका एक पॉइंट दिया गया है कि लाखों उडियार की खोज कब हुई थी? 1968 में हुई थी। और यहाँ से लाखों उडियार से पहले सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की खोज
पहली बार हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज कहाँ पर हुई थी? तो आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, सॉरी, लाखों उड़ियर होगा। इसकी खोज की किसने थी? लाखों उड़ियर की खोज किसने की थी? डॉक्टर एम.पी. जोशी जी ने। आप पॉइंट बना के लिख सकते हो कि 1968 में लाखों उड़ियर की खोज डॉक्टर एम.पी. जोशी जी ने की थी। या तो आप हाईलाइट भी कर लीजिए और अपनी कॉपी में पॉइंट बना के लिख भी लीजिएगा। इसके उपरांत अल्मोड़ा जनपद में फड़कनौली, फलसीमा, लिवेथा, पेटसाल, कालामाटी एवं मल्ला पैनाली में भी शिलाश्रय मिले हैं। देखिए, इन नामों को आपको याद करना पड़ेगा। इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा आगे पेज पे दिया गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नाम है फड़कनौली, फलसीमा, लिवेथा, पेटसाल, ये कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। एग्जामिनर अगर चाहे तो ये क्वेश्चन दे सकते हैं और कई बार दिया भी है कि कालामाटी शिलाश्रय कहाँ पर स्थित है? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त हुए हैं। फड़कनौली, फलसीमा शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फड़कनौली, फलसीमा, लिवेथा, पेटसाल, कालामाटी एवं मल्लम पैनाली शिलाश्रय कहाँ के हैं? अल्मोड़ा जनपद में है। ये सभी शिलाश्रय कालामाटी डीनापानी पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्व दिशा में लगभग 15 किलोमीटर की परिधि में केंद्रित है। गढ़वाल हिमालय में भी 2 शिलाश्रय की खोज हुई है। एक तो चमोली जनपद में ग्वारख्या उड़ियार, जो कि अलकनंदा के पास स्थित है, और दूसरा है पिंडर घाटी के किमनी गांव में। अब तक अल्मोड़ा जनपद में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हो चुके हैं। सुयाल नदी के पूर्वी तट पर लाखों उड़ियार उत्तराखंड का सर्वोत्तम सुलभतम शिलाश्रय है। देखिए, इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा और इसको अपने नोट्स में आप लिख भी लीजिएगा। लाखों उड़ियार कहाँ स्थित है? लाखों उड़ियार अल्मोड़ा के सुयाल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। आप ऐसा करके पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपकी ये बुक है, ये करीब 650 पेजेस की बुक है। अगर आप इसको सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे आप एक-एक लाइन का एक पेज से अच्छे खासे नोट्स बनाकर इसको पढ़ें, तो आपने क्या करना है कि एक अलग से कॉपी बना लेनी है इसी के नाम की, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, डॉक्टर अजय सिंह रावत जी। इसकी एक अलग से कॉपी बना लीजिए और इसमें जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं, उन सबको अंडरलाइन करते हुए पॉइंट वाइज़ एक-एक इम्पॉर्टेंट लाइन को लिख लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको फटाफट याद हो जाए। तो आपका अगला पॉइंट क्या है कि लाखों उड़ियार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, सुयाल नदी के पूर्वी तट पर। ठीक है, यह अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में अल्मोड़ा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागफनी के आकार का यह भव्य शिलाश्रय मोटर मार्ग से ही दिखाई देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि नागफनी के आकार का शिलाश्रय कहाँ पर स्थित है? नागफनी के आकार का शिलाश्रय लाखों उड़ियार पर स्थित है। ठीक है, या फिर नागफनी के आकार का शिलाश्रय, और भी अगर बहुत ज़्यादा घुमाकर अगर एग्जाम में क्वेश्चन देंगे तो लाखों उड़ियार नहीं देंगे, जबकि दे सकते हैं कि सुयाल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो दोनों ही तरीके से आपको याद होना चाहिए कि नागफनी के आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाखों उड़ियार से प्राप्त हुआ है। धूप और वर्षा के कारण फर्श के समीप बढ़ते चित्र काफी धुंधले हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब आने जा रही है, जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। देखिए, बी एस नेगी जी की कॉपी में बुक में जो 1 लाइनर बुक है, उसमें सिर्फ 3 रंगों की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे 4 रंगों का प्रयोग बताया गया है। चित्र सफ़ेद, गुलाबी और काले रंग से बने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि लाखों उड़ियार में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है, किन-किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काले रंगों से बने चित्र प्राप्त हुए हैं लाखों उड़ियार से। मुख्य विषय क्या है यहाँ के चित्रों का? सामूहिक नृत्य है यहाँ का मुख्य विषय, और नृतक मंडली है। ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये 2 लाइन आपको याद कर लेनी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या हाइलाइट कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि यहाँ से प्राप्त जो चित्र हैं, उनके मुख्य विषय क्या हैं? सामूहिक नृत्य है और नृतक मंडली है। अ, कुछ वर्षों पूर्व 34 आदमी गिने जा सकते थे इन चित्रों में। नृतक मंडली वाला जो चित्र है, उसमें कुछ वर्षों पूर्व 34 आदमी गिने जा सकते थे, जबकि दूसरे में 28। उत्तर की ओर 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन के दृश्य, जानवर के अलंकारिक आलेखन के साथ यहाँ रेखाओं और बिंदुओं से बने ज्यामितीय चित्रण भी मिले हैं। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैनिक जीवन के दृश्य भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि सामूहिक नृत्य, नृतक मंडली, दैनिक जीवन के दृश्य, जानवर और अलंकारिक आलेखन के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही रेखाओं और बिंदुओं से बने ज्यामितीय चित्रण भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि रेखाओं और बिंदुओं से बने ज्यामितीय चित्रण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आप आसानी से लिख सकते हैं लाखों उड़ियार। लाखों उड़ियार से लगभग आधा किलोमीटर पहले फड़कानौली चुंगी घर के आसपास 3 सेलस रहे हैं। फड़कानौली से आप हेडिंग डालिएगा अलग से, फड़कानौली। अभी हमने लाखों उड़ियार कवर किया, अब हम फड़कानौली में आ गए हैं, जो मैंने अभी आपको आगे नेम पढ़ के बताए ना, यहाँ पे जो मैंने आगे आपको ये नेम पढ़ के बताए हैं, इन्हीं में से ये नेम है। तो आप अलग से हेडिंग डालिएगा फड़कानौली।
फड़कानौली चंडीगढ़ के आसपास 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। फड़कानौली से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में अलग से पॉइंट बनाकर, जिनमें चित्रावशेष विद्यमान है। प्रथम शिलाश्रय की छत नागराज के फन की भांति बाहर निकली है। आप इसको भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि पहला जो प्रथम शिलाश्रय है वो किसकी तरह प्रतीत होती है? नागराज के फन की भांति, उसकी छत नागराज के फन की भांति प्रतीत होती है। किसकी बात हो रही है? फड़कानौली से प्राप्त जो 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, उसका जो पहला शिलाश्रय है वो, उसकी जो छत है वो नागराज के फन की भांति प्रतीत होती है और इसकी दीवार पर आकृतियों के 20 संयोजन विद्यमान है जो सारे के सारे धुंधले हो चुके हैं। दूसरे शिलाश्रय में 10 स्थानों पर चित्रण के प्रमाण हैं। तीसरा शिलाश्रय सड़क के नीचे और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। यह आवास के लिए उत्तम स्थान रहा होगा। जहाँ जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताती रहूँगी, आप वहाँ पर को अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर उसको अंडरलाइन के साथ साथ आपको कॉपी में भी नोट करना है। फड़कानौली के शिलाश्रय 1985 में और पेट साल के शिलाश्रय 1989 में यशोधर मटपाल जी द्वारा खोजे गए थे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। फड़कानौली शिलाश्रय की खोज कब की गई थी? 1985 में। इसका आप पॉइंट बना लीजिए। फड़कानौली शिलाश्रय की खोज 1985 में किसने की थी? डॉक्टर यशोधर मटपाल जी ने। दूसरा जो है पेट साल 1989 में यशोधर मटपाल जी ने पेट साल के शिलाश्रय की खोज की थी। पेट साल के शिलाश्रय की खोज किसने की थी? पेट साल शिलाश्रय की खोज यशोधर मटपाल जी ने की थी 1989 में। ज़्यादातर खोजकर्ता का नाम आता है और सन आता है कि कब खोजे गए थे। ये दोनों ही शिलाश्रय कहाँ पे हैं? सुयाल नदी की तट पर। ठीक है, सुयाल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। लाखों डियार से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पेटसाल गांव के ऊपर 2 चित्रमय शिलाश्रय हैं। पेटसाल से कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए थे? 2 शिलाश्रय प्राप्त हुए, जिनकी स्थानीय अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व और फलसीमा गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 2 चट्टानें विद्यमान हैं। पहली चट्टान पर चित्रण योग्य फलक नहीं है, जबकि दूसरी चट्टान में चित्र आंके गए हैं। चट्टान का निचला भाग क्षतिग्रस्त है। अब देखिएगा, समीप ही 2 चट्टानों पर 2 कपमार्क हैं, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं कि फल सीमा से 2 कपमार्क प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि फल सीमा से 2 कपमार्क प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा नगर से 8 किलोमीटर उत्तर में कसार देवी पहाड़ी पर कई शिलाश्रय हैं। अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग डीना पानी से 3 किलोमीटर में लुएथाप नामक स्थान है, जहाँ पर 3 शिलाश्रयों में प्राचीन चित्र हैं। यहाँ लाल रंग से के निर्मित चित्र हैं। लाल रंग में बने होने के कारण इस गुफा का नाम लुएथाप पड़ा है, जिसके कारण यह नाम पड़ा होगा। यहाँ से दूर पूर्वी क्षितिज में लाखों उडियार का दृश्य अत्यधिक मनोरम है, जिसके आधार पर डॉक्टर यशोधर मटपाल जी का मानना है कि ऐसी कल्पना की जा सकती है कि लाखों उडियार और लेथाप के निवासी कभी आपस में संपर्क बनाकर रहते होंगे, यानी कि कभी उनका वहाँ आना जाना होगा, आयात निर्यात मतलब लेना देना होगा। जैसे कभी कुछ काम पड़ जाने की वजह से वहाँ जाना होगा, तो मतलब उसके पूर्वी क्षितिज से साफ दिखता है लाखों उडियार, और वहाँ पर से वो दृश्य कैसा है? बहुत ही मनोरम दृश्य है, और इसके कारण ही यशोधर मटपाल का ये मानना है कि वो मतलब आपस में उनका संपर्क रहा होगा। गढ़वाल स्थित ग्वारखा उडियार चमोली जिले के डुगरी नामक गांव में स्थित है। देखिए, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। ग्वारखा उडियार कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि ग्वारखा उडियार कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। गोरखा काल में नेपाली सैनिकों के एक दल ने डॉक्टर यशोधर मटपाल जी के अनुसार ये ऐसा एक मतलब वो कह रहे हैं कि गोरखा काल में नेपाली सैनिकों के एक दल ने गांवों को लूटकर माल छिपाया था तथा अन्य दलों के परिचय हेतु चट्टानों पर चित्र के रूप में लिखावट की थी। इस लोक विश्वास पर चित्रित शिलापट का नाम ग्वारखा रखा है। ऐसी मान्यता थी कि जो लोकमत है ना, वहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों के हिसाब से ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा कहा जाता है कि गोरखा काल में नेपाली सैनिकों ने गांवों को जब लूटा होगा, तो लूटने के बाद जो माल होगा, जो भी उन्होंने लूटा होगा, उसको एक जगह छुपाया, एक गुफा के अंदर छुपाया, और गुफा में क्या कर दिया? चित्र बना दिए। तो इस वजह से यहाँ का नाम क्या रख दिया है? ग्वारखा उडियार रख दिया। लेकिन यहाँ ना तो उडियार है, ना तो कोई गुफा है, और ना ही कोई गुफा जैसी कोई चीज़ है, ना ही छिपाने के लिए कोई स्थान है, कोई जगह है। यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग से चित्र आंके गए हैं, जो संप्रति काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। यानी कि वहाँ पर किस रंग के ग्वारखा उडियार पर किस रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं? पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग से चित्रित आंके गए हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि ग्वारखा उडियार से किस रंग के चित्र पाए गए हैं? गुलाबी और लाल रंग के चित्र आंके गए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि गुलाबी और लाल रंग के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ग्वारखा उडियार चमोली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
जो अब क्या हो गए हैं, काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। डॉक्टर यशोधर मटपाल जी के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियाँ हैं, जिनमें 30 मानवों की, 8 पशुओं की और 3 पुरुषों की हैं। देखिए, इसको भी आपने अंडरलाइन करना है और अपनी कॉपी में पॉइंट बना के लिखना है कि ग्वारखिया उडियार से कितनी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। लगभग 41 आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, लगभग 41 आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्वारखिया उडियार से कितनी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? लगभग 41 आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। या फिर कितने पशुओं की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? 8, लगभग 8 पशुओं की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। चित्रकला की दृष्टि से ये उत्तराखंड की समतल सबसे सुंदर कृतियाँ हैं। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। आपने कई बार एग्जाम में दिया होगा कि त्रिशूल आकार के मनुष्य मनुष्य को त्रिशूल आकार का किस शिलाश्रय में अंकित किया गया है? वो है ग्वारखिया उडियार। आप इसको भी लिख सकते हो, अपने कॉपी में पॉइंट बनाकर आप ये लिख सकते हो कि मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है ग्वारखिया उडियार में। और साथ ही बकरीनुमा जानवर की छाया चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर घेरना है। ग्वारखिया उडियार का मुख्य विषय क्या है? पशुओं को हाका देकर घेरना। ठीक है, इसको भी आपने पॉइंट बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है। ग्वारखिया उडियार को यद्यपि स्थानीय लोग अरसे से जानते थे, परंतु पुराविदों हेतु इसको राकेश भट्ट ने उजागर किया है। ग्वारखिया उडियार के बारे में किसने बताया है, कि खोज किसने की है? राकेश भट्ट जी ने की है। वैसे तो वहाँ पे रहने वाले लोग, स्थानीय लोग काफ़ी पहले से उसको जानते थे, लेकिन इसको प्रकाश में कौन लाए? राकेश भट्ट जी लाए। या तो कभी इन्होंने अपनी बुक में लिखा होगा, किसी पत्रिका में इस गुफा के बारे में, ग्वारखिया उडियार के बारे में लिखा होगा, तो राकेश भट्ट जी ने इसकी खोज की है, ग्वारखिया उडियार की। चमोली जनपद में ही कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक छोटा सा गाँव मिनी, जिसके पास ही श्वेत रंग से चित्रित एक शिलाश्रय है। कहाँ पर की बात हो रही है ये? चमोली जनपद में ही, चमोली की बात हो रही है। वहाँ पर कोई एक छोटा सा गांव है मिनी, जहाँ पर से श्वेत रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, श्वेत रंग से चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको उसको पॉइंट बना के लिखना है कि श्वेत रंग से चित्रित शिलाश्रय चमोली जनपद में मिनी गांव से प्राप्त हुए हैं। ये आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। श्वेत रंग के चित्र किस शिलाश्रय से प्राप्त हुए हैं? चमोली जनपद के मिनी गांव से। यहाँ पशुओं आदि की आकृति अत्यंत धूमिल अवस्था में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी के पुरौला कस्बा से 5 किलोमीटर दक्षिण में यमुना घाटी में बाई ओर सड़क से लगभग 20 मीटर की गहराई पर काले रंग का एक आलेख है, जो लगभग मिट चुका है। डॉक्टर मटपाल का मानना है कि यह लगभग 2100 से 1400 वर्ष पुराना है, तथा शंखलिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, शंखलिपि। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए इस बुक से लेकर आती रहूँगी। ये उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास अजय रावत जी की है। इसमें से मैं इम्पोर्टेंट लेकर आती रहूँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।